guest, Mr. Amit Malviya, sir. Thank you so much. So last time when I was here, I was accompanying our sir, who's PRO of Jhansi Division. Jhansi Division covers 19 districts of UP and MP. But today, it's a privilege and honor to bring here Dr. Amit Malviya, sir, who's senior PRO, and he's seeing the 3 divisions: Jhansi Division, Agra Division, and Prayagraj Division. Geographically, how big district and how big area he's handling. Around more than 100 newspapers, multiple TV channels, multiple social media platforms. He's dealing daily with all the reporters, plus from film industry, from different portions, people coming with many expectations about railways and other things. And to satisfy them, to give them a positive response, is what he's doing. And particularly when I'm talking about Kumbh, the largest gathering of the universe, I can say, of the world, of the universe. He has seen 2019 Kumbh, he has seen 2024 Kumbh, and he has already done so many things in the field of, especially in public relations, because that to handle such an immense crowd from different states, from different traditions, from different languages, even from different countries who are coming from Delhi or other big cities through train, handling them, dealing them, and it's ensuring them that they get a smooth smooth travel across the Kumbh. That's what PR does. So I expect and I hope that today's session will be enriching for you all to understand how to handle PR in such a huge gathering. So let's welcome Dr. Amit Malviya. Thank you, sir. I request our head of department, Dr. Kaushal Tripathi, sir, to deliver our welcome address. मैं भास्कर जनसंचार पत्रकारिता संस्थान की तरफ से सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और शाश्वत का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि लगातार जो है हम लोगों को जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है पॉपुलेशन को लेकर के उनके बारे में जानने का मौका मिल रहा है। और जैसे कि शाश्वत ने इंट्रोड्यूस भी किया कि कुंभ जो है एक तरीके से पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग है और हम में से आप में कई सारे लोग जो है वो कुंभ में विजिट भी किए होंगे और कितना बड़ा चैलेंज था चीज़ों को लेकर के, खासकर रेलवे को लेकर के कि पूरे देश के लोग जो अपनी गाड़ी से नहीं जा पा रहे थे उसके माध्यम से जा रहे थे। और एक पब्लिशिंग का काम होता है कि चारों तरफ एक भी नेगेटिव चीज होती है बहुत तेज सर्कुलेट करती है। मीडिया में हम लोग क्या कहते हैं, मीडिया का तो नेचर ही नेगेटिव चीज को पिक करना है, उसको कैसे काउंटर करना है, क्या करना है, कैसे चैलेंजेस है, कैसे मीडिया संबंध बनाने। तो आज हम लोग को जो है उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। मनोज सर से भी कई चीजें हम लोग लिख दी थी, आज सर के पास में जो है एक लाइफ एक्सपीरियंस है, सर अपने बारे में कुछ बताएंगे, सर की क्या एजुकेशन है, क्या बैकग्राउंड है, तो सर के माध्यम से कुछ जानने का मौका मिलेगा। मैं एक बार विभाग की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से और छात्रों की तरफ से सर का बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ आके एक सच बात बोलूँ, बड़ा अच्छा सा अनुभव हो रहा है। बच्चों से इंटरेक्ट करना, टीचर से इंटरेक्ट करना एक हमारे लिए प्रिविलेज है, या आपके लिए प्रिविलेज है कि नहीं? मेरे लिए प्रिविलेज है। आप तो जेंजी वाले ही हो गए। तो अब ऐसे आज मैंने यही जेंजी पूछा, जो STC सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पूछा जेंजी क्या है। इतना मीडिया में चल रहा है, पर उसमें से 50 लोग थे, एक व्यक्ति ने बताया जेंजी क्या है। तो मैंने उन लोगों को बताया आप जेनेक्स हो। बोला अच्छा, हम भी कुछ हैं, हमारी जनरेशन भी कुछ थी, ये पता ही नहीं हम क्या थे। तो हम लोग ऐसे ही थे, अनप्रोफेशनल थे, अनप्रोफेशनल हैं और शायद अनप्रोफेशनल रहेंगे, और इस पे अलग से थोड़ा सा बात करेंगे। पर वहाँ से BHU से ही मैंने BJ किया, MJ किया, उसके पहले MBA किया। भटकता प्राणी था हम लोगों के समय में, लोग पढ़ते रहते थे जब तक नौकरी ना लग जाए। सरकारी पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, बनारस पला बड़ा, पिताजी सरकारी नौकर थे रेलवे में, तो हमारी भी चाह था कि सरकारी नौकरी लग जाए। तो लग गई तो चले गए, रेल में घुस गए। टेक्नोलॉजी आज कुछ है, कल कुछ और होगी। जिस तरह से AI का इंटरवेंशन पूरी हम लोगों के जीवन में आ रहा है, ये और चीज़ें स्मूथ होती जाएंगी। इसकी नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज हर रोज़ अपडेट होती जाएगी। तो जो आज है वो कल नहीं होगी, और जो कल होगी वो परसों नहीं होगी। पर एक बेसिक चीज़ है जो हमने किया, जिसकी वजह से आज भी हम 23, 24, 25 साल बाद भी रेलिवेंट बने हुए हैं। जैसे शाश्वत ने बताया कि इतने एक्सपेंस को देख रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं, सक्सेसफुली देख रहे हैं। अगर हम कहें कि PR का एक्सपीरियंस, तो PR का इससे वाइड एक्सपीरियंस हो नहीं सकता। सबसे बड़े गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी क्राउड को और सबसे वेरी टारगेट सेगमेंट को केटर करना उनकी डिमांड के हिसाब से,
ये रेलवेज में ही पॉसिबल है। तो रेलवे के हिसाब से देखना, रेलवे में पीआर देखना। आप रेलवे में अगर आओ, आप कितने लोग रेलवे से बिलोंग करते हैं? झांसी वाले तो होंगे रेलवे में, जिनके पेरेंट्स वगैरह होंगे। त्रिपाठी सर के फादर फौज में थे, इनको भी लगेगा कि नहीं रेलवे वाले हमसे बेहतर हैं। क्यों बताऊं ये चीज़? भाई रेल वाले हो, आपको लगता होगा रेल में अलग अलग। आप ये एक सामान्य चीज़ है जो रेल वाले भी कभी नहीं बताते। जितने फौजी देश में शहीद होते हैं राष्ट्र के नाम पे सेवा करते हुए, उससे ज़्यादा रेल वाले शहीद होते हैं। राष्ट्र की सेवा करते ही हुए मर रहे हैं तभी तो शहीद हैं। पर रेल में कोई मर जा रहा है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता, उसको कहा जाता है लापरवाह आदमी है। भाई सरकारी टर्म्स में तो नहीं कहते, सरकार नहीं कहती, पर आम अमूमन हम कहते हैं अरे उसने थोड़ा सा जो सेफ्टी नॉर्म से इग्नोर किया, इस वजह से। यही फौज में भी होता है। जो हमारी ट्रेनिंग दी जाती है, कभी आप फौज के जो यहाँ पे इतना बड़ा डिफेंस का एरिया, उसमें जो ट्रेनिंग सेंटर उसके आसपास से गुजरिए तो लिखा होता है, एक कॉमन लाइन है कि शांति के समय जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप तैयारी करेंगे, वॉर के समय, युद्ध के समय उतना कम खून बहेगा। हमारे काफ़ी सारे मित्र हैं फौज में, उनके साथ ही पता चला। एक तो अभी लेफ्टिनेंट कर्नल होके उसने VRS ले लिया। उसका जब उसका पहला इनकाउंटर हुआ जहाँ उसने मौत देखी, तो ही वॉज कैप्टन, ही वॉज लीडिंग द ऑपरेशंस। जो उसके साथ वाला था, ही वॉज इन फ्रंट। किस्मत से बोला कि मेरी मौत नहीं थी इसलिए मैं बच गया। ससुराल से मिली घड़ी ने बचा लिया, क्योंकि जा रहे थे और घड़ी थी ससुराल की, वो अचानक वो कुछ फंसा और मैंने हाथ झटका, घड़ी नीचे गिरी, मैं घड़ी उठाने झुका और पीछे वाला जो था उसकी केयरलेसनेस थी कि उसने हेलमेट नहीं पहना था, वहाँ भी केयरलेसनेस थी और उसके सीधे माथे पे गोली लग गई। ठीक, ये केयरलेसनेस वहाँ भी आई। कम्युनिकेशंस में एक चीज़ आपने सुनी होगी कि कम्युनिकेशन क्या करता है? गैप ब्रिज करता है ना, हाँ, एक दूसरे के बीच में विश्वास पैदा करता है। और जो PR वाले लोग हैं यही काम करते हैं। तो और जब हमारा रेलवे का लोको पायलट है, कभी मतलब जिनके परिवार में लोग रेलवे में हों, जो लोग जानते हों रेलवे को, इंजन में चलिए ऐसे कर्व होता है, ट्रैक कर्व होता है, 130 kmph की रफ्तार पे ट्रेन चलती है, इतना लोड होता है, कितना मोमेंटम होता होगा आप ये समझिए, मास इनटू वेलोसिटी मिला लीजिए, तो जितना वेलोसिटी के साथ मास भी है, कितना मास है ट्रेन के साथ, वो पूरा एक रफ्तार से 130 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ा चला जा रहा है और वो कर्व पे जा रहा है। वो इस विश्वास के साथ लोको पायलट चला रहा है कि जो वहाँ पटरी पे काम हुआ है, जिसने पटरी पे काम किया, या जो सिग्नल है, या जो कंट्रोलर बैठा है जो मैनेज कर रहा है सारा ऑपरेशन, ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर ये ईमानदारी नहीं होगी तो ये ऑपरेशन हो ही नहीं सकते। और वो ट्रैकमैन, आप समझ लीजिए 8000 से ज़्यादा ट्रेनें पर डे चलती हैं, 70,000 किलोमीटर का लगभग ट्रैक है पूरे देश का, और इंडियन रेलवेज का एक इंच ट्रैक, एक इंच ट्रैक हर दिन चेक किया जाता है, सुबह से शाम तक, कभी भी उसका शेड्यूल बना होता है। और जो हमारा ट्रैकमैन होता है वो किस कंडीशंस में काम करता है कि उसका आपको बता दें, वो नॉर्मल ड्यूटी तो होती है, रूटीन में, भाई सुबह से गया, दोपहर तक भाई इतने समय में उसको गया, 7 किलोमीटर जाना, 7 किलोमीटर आना, ट्रैक एक इंच वो ठक ठक करते आपको दिखता होगा, नीचे डंडा चलाते हुए चला जा रहा है, कम से कम 30-40 किलो पीठ पे लादे हुए। और उस ट्रैक में वो कई बार चूक हो गई, भाई उसको कुछ दिखा, वो उल्टे ट्रैक पे चला गया, जहाँ उसको सामने से आती ट्रेन नहीं दिखी, और रन ओवर हो गया। तो किसके लिए रन ओवर हो गया? किसी का इस प्रश्न का कोई उत्तर देता है? भाई वो केयरलेस था, हो गया। सब तो यही कहेंगे ना, केयरलेस था, हो गया। पर वो केयरलेस नहीं था, वो अपनी ड्यूटी में इतना मगन था कि उसको अपनी जान की परवाह नहीं थी, वो देश के लिए शहीद हो गया। ऐसे ही आपको बताते हैं, कोविड में कौन लोग काम कर रहे थे? कोविड में पुलिस वाले काम कर रहे थे, डॉक्टर्स काम कर रहे थे, नर्सेस काम कर रहे थे, दे वर रिकॉग्नाइज्ड। पर क्या रेलवे वाले काम कर रहे थे, वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ? अगर आपके घर बिजली आ रही थी तो कोई कोयला पहुंचा रहा था, आपके घर अनाज आ रहा था कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो कोई अनाज पहुंचा रहा था। ट्रक्स बंद थे, लोग डरे हुए थे, जो प्राइवेट वो था वो डरा हुआ था, प्राइवेट सेक्टर। वर्क फ्रॉम होम आज तक चलाते हैं,
सीख लिया तो काम कौन कर रहा था? यही ऐसे सरकारी सेक्टर के लोग, साथ में रेल वाले। और आपको ये बताने मतलब बड़ी दुखद भी है, अच्छी भी है, दोनों चीज़ है। कर्मठता का प्रतीक रेल का। यहाँ पे अभी मैं रेल के पीआरओ का काम कर रहा हूँ, आप लोग समझ लो कि जब मुंबई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलनी थी, बड़ा अजीब सी सिचुएशन हो गई। बहुत सारे लोगों ने उसमें कविता, कहानी और इवन फिल्म तक बना डाली कि बड़ी ख़राब है सरकार की व्यवस्था। उसमें उन श्रमिक स्पेशल्स को चलाने में पता नहीं कितने रेल वाले, वो भी घर में बैठे रहते हैं, वो ट्रेन नहीं चलती तो घर में बैठ सकते थे, पर वो रोज़ ट्रेन चला रहे थे। और श्रमिक स्पेशल चलाने में बहुत सारे लोग कोविड पीड़ित होकर चले गए। उसमें पुरुष भी थे, महिलाएं भी थीं। हाँ, तो ये भी तो शहादत ही है। किसके लिए शहादत है? हम सबके लिए। तो रेल ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने का 20-22 साल से मुझे मौका मिला है, इसकी नब्ज को छूने का। तो मैं ये कह सकता हूँ, रेल बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो जीवंत होते हैं, जो जिंदा होते हैं, जिनमें स्पंदन होता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होंगे, भाई चलेगा, सॉफ्टवेयर कंपनी है, चल रही है, घर से चल रही है, बाहर चल रही है। रेलवे नहीं चलेगी। रेलवे तो स्पॉट पे ही चलेगी और जिंदा होगी। जब बगल से बच्चे को, छोटा सा बच्चा होता है ना, वो भी छुक छुक गाड़ी करके उससे प्रभावित होता है। और बूढ़े को भी अस्पताल, पता चला यहाँ का हॉस्पिटल नहीं है, दिल्ली जाना है, तो ट्रेन से ही जा रहा है। तो भाई एम्बुलेंस हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो जैसे शिराओं में लहू बह रहा है, वैसे रेल चल रही है, और 8,000 ट्रेनों से अधिक रोज चल रही हैं, जाती हैं, आती हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में फादर थे, फिर मैं आ गया। एक चीज और बता दूं, कभी किसी चीज से दूर मत भागिएगा, डरिएगा नहीं। बच्चों के लिए कहूंगा, जिस चीज से डरिएगा वो जरूर आपके पास चली आएगी। तो ऐसे मुझे 2-3 चीजों से बड़ी सख्त नफरत थी। एक, रेल में नौकरी करने से, क्योंकि तब तक रेल को जी नहीं रहे थे। पिताजी नौकरी करते थे, वो दिन भर उनकी बातचीत, रेल वालों की बातचीत आती। दरअसल जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी में हैं सर लोग, ये लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तो दुनिया पे बात करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी की थोड़ी बहुत बात होगी, ये बात करेंगे फिलिस्तीन पे, ये यूक्रेन पे, ये अमेरिका के टैरिफ पे, ठीक है, नेपाल के वायलेंस पे, बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पे, म्यांमार पे, रोहिंग्या पे, सब पे बात कर लेंगे। रेल वाला रेल में रहेगा, नौकरी करेगा तो, घर जाएगा तो, सपने भी रेल के देखता है। तो मुझे बड़ा कोफ्त होती थी कि फादर के पास जब देखो तो लोग रेल की बात करते रहते हैं। दूसरा, मुझे मुंबई से बड़ी नफरत, इतना भड़बड़ वाला शहर है, बचपन से कई बार गए, नौकरी शुरू वहीं की। तीसरी, मैं पेरेंटल टाउन मेरा प्रयागराज है, सर को बता रहा था, मेरे फादर में, मैं ट्रांसफर होकर वापस आ गया प्रयागराज। तो इसलिए मैं जिस चीज से भागा वो मिलता गया। पर एक्चुअल बोलूं, जो ऊपर वाला करता है इस चीज में मेरा दृढ़ विश्वास, अच्छा करता है, वो मिलता जाता है, आपको उसको आनंद में लेना चाहिए, ठीक है। फिर BHU से मैंने MBA किया, IRM जयपुर से, नौकरी कुछ दिन की, मज़ा नहीं आया, चले आए BHU में BJ किया, MJ किया। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के साथ सबसे फ़ायदा होता है कि भाई जो करना चाहिए, जो आप लोगों को शुरू में बोला, पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, मतलब इतना पढ़िए कि जब आप डिलीवरी का समय आए, अभी आपको डिलीवरी का समय नहीं है, तो आपके पास इतना स्टॉक में भरा हो कि आप जब रोज एक चीज़ निकालिए, ठीक, आप सिर्फ आज का ही लिटरेचर मत पढ़िए, इंग्लिश या हिंदी ही मत पढ़िए, आप संस्कृत पढ़िए। संस्कृत की टीका, मतलब अगर आपको सबसे खूबसूरत श्रृंगार पे बात करनी हो, सबसे खूबसूरत बात करनी हो ऋतुओं पे, मौसम पे, तो संस्कृत पढ़िए और ऋतु श्रृंगार पढ़ लीजिए कालिदास का, आपको जो आनंद आएगा। उसके बाद जब आप कोट करेंगे, आप एक बार गीता पढ़ डालिए, उसके बाद जब आप डिलीवर करेंगे कहीं इन प्रोफेशनल लाइफ, हाँ, तो आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि समाज जो है 90%, जब से मैंने बोला कि वहां जेनजी क्या है, अपने सुपरवाइजर नहीं पता था, एक आदमी ने टोटल 50 लोगों के बीच में बताया कि जेनजी क्या है। समझ लीजिए समाज ऐसा ही है जिसको कुछ नहीं पता है। हम लोग मीडिया में हल्ला मचाते रहते हैं, उसमें बहुत चुनिंदा हम अपनी चॉइस के हिसाब से चीज़ें पिक करते हैं, बाकी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, हमें मतलब ही नहीं होता है जेनजी क्या है, जेन एक्स क्या है, जेन मिलेनिया क्या है, पता ही नहीं है, बेबी बूमर्स क्या है, किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। ये सब US के टर्म्स हैं, बेसिकली इंडिया में इंपोर्ट हो गया या
जो ग्लोबल साउथ कहते हैं वहाँ भी इम्पोर्ट हो गए, बट एक्चुअल यही है। तो पता नहीं है, तो जब आप ये इन्फॉर्मेशन इसमें भर लेंगे ना, तो रोज़ एक चीज़ निकाल के देंगे और लोग उस पर हल्ला करते रहेंगे, ये क्या बोल दिया, लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो अब आते हैं कुंभ पे, अब मूल मुद्दे पे आ जाते हैं। भव्य कुंभ, ये देख रहे हैं, ये आइडिया भी हम ही लोगों का था, ये PR वालों का। खूब सेल्फी खींची इस पे, जो जाए वहाँ पे स्टेशन आए तो इसके सामने ऐसे खड़े होकर खींचता था। वो वाली फ़ोटो इसमें लगाई नहीं है, पर ऐसी बहुत सारी फ़ोटो है। तो PR ऐसे मौके देता है आपको, या आपका जो फील्ड है मास कम्युनिकेशन ऐसे मौके देता है जो लोगों की याददाश्त बनाते हैं। तो जब इसको खींच के ले जाएगा ना, गंगा के किनारे खींची फ़ोटो समझ नहीं आएगी कि नदियाँ तो सब जगह मिलती हैं, पर ये आपको रेलवे स्टेशन, महाकुंभ प्रयागराज, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, ठीक, ये याददाश्त देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। भाई सभी सुख हों, सुखी हों, इस भावना के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ। जनसंपर्क का रोल बहुत वेरिड था। ऐसा अगर प्रयागराज कौन कौन कुंभ में गया था, इसमें से कोई गया था? मैं MJ में था जब 2001 का कुंभ हुआ था, और हमने, मतलब मेरा ही इनिशिएटिव था, इनफॉर्मल था, फॉर्मल नहीं था। मैं अपने साथ के सारे क्लासमेट्स को, 12-13 MJ में थे, सबको लेके, टोटल 15 लोगों की स्ट्रेंथ होती थी BHU में, MJ में, तो 12-13 लोगों को लेके, लड़कियां नहीं गई थी, बाकी लड़के सारे। अब तो लड़कियां भी बहुत तेज हो गई हैं, अब लड़कों से आगे हैं लड़कियां। कहीं लोको पायलट बन रही हैं, कहीं ट्रैकमैन तक बन जा रही हैं, 50 किलो लेके ढोने वाली लड़कियां सबसे आगे। उस समय लड़कियां नहीं गई थी हमारे साथ की, लड़के गए थे। तो वो जो अनुभव था 2001 कुंभ का हमारा, वो अद्भुत था, आज भी यादों में है। आज भी जब हम कुंभ के बारे में किसी को बताते हैं, तो जो मैंने बोला अध्ययन किया, तो घूम के अध्ययन किया। रात को गए वहाँ पे, इस्कॉन के कैंप में बैठे रहे, रात तक पूरा घूमा। गए थे कि नहाएंगे नहीं, पर भीड़ देखी तो जो मॉब फ्रेंजी जिसे कहते हैं, तो देखा इतनी भीड़ तो हम लोग भी चले गए। ये सोचो, वो एक एक्सपीरियंस था, आज भी एक्सपीरियंस है। एक न्यूट्रल आदमी के तौर पे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ें मैनेज कर रहा था, क्या चीज़ें चल रही थी। फिर 2007 का अर्धकुंभ हुआ, 2013 का भयावह यादों वाला हम लोगों का कुंभ हुआ, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे काम किए पर भगदड़ हुई स्टेशन पे। एक हम लोगों का गिल्ट हमारे साथ, ये शायद हमारे पूरे जीवन रहेगा, कि हम जानते हुए कि चाहते थे कि कुछ ना हो, पर हो गया, हमने बहुत मेहनत की थी। फिर 2019 का सफल कुंभ रहा, जिसमें कि पहली बार दिखा कि मैनेजमेंट इतना वास्ट कैसे, मैनेजमेंट हमेशा से होता है, पर इतना वास्ट मैनेजमेंट कैसे होता है। तो इस बार का 2025 का ये तो ऐसा था कि 45 दिन हम घर से निकलने के लिए, बस हमारा क्या था, जो सरकारी गाड़ी थी हमारी, उसको हमने बोल दिया भैया तुम कहीं रहो, हमें ज़रूरत नहीं है। हमारा घर हमारे ऑफिस से वॉकिंग आधा किलोमीटर में, पैदल जाता था, फिर वहाँ से मीडिया वाले आ जाते थे, उनको लेके स्टेशन पे घूमने चला जाता था, और रात को 10-11 बजे वापस लौट जाता था। ऑफिस में बैठ के थोड़ी देर बैठे, थोड़ा जो काम हम किया ऑफिशियल वर्क। पूरा शहर, जो शहर के लोग थे, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ घर में रख दी थी। मतलब 5 घंटा 6 घंटा 10 मिनट के दूरी को कवर करने में लग रहा था। आप क्राउड का वो समझिए, और उस क्राउड को मैनेज करने का काम, बहुत बड़ी क्राउड उसमें से रेलवे ने मैनेज की। दरअसल बाकी लोग जो होते हैं, जिनके पास, जो अपनी गाड़ियों से आते हैं, 2-3 तरीके की गाड़ियां होती हैं। या तो ट्रैक्टर से आ रहा है, गाँवों से आ रहा है, ट्रैक्टर से आ रहा है, और आजकल जो वो सामान लादने वाली गाड़ियाँ, उनमें चला आ रहा है। उसका वो सड़क से आ रहा है, उस सड़क से आ रहा है, उसको लंबा पैदल चलना, उसको कोई परेशानी नहीं। दूसरा लॉट है जो रिसोर्सफुल है, पैसे वाला, उसको गाड़ियाँ बाहर बाहर खड़ी हो जा रही हैं। पर जो सबसे वेरीड लॉट है, जो पूरा है, जिसमें कि, और जिसको शहर के बीच में आना है, वो ट्रेन से आ रहा है कि शहर के बीच तक आएंगे, यहाँ से तो वॉकिंग पहुँच ही जाएंगे, और उसमें पूरी दुनिया से आ रहा है। तो उसके लिए तैयारी करना, लगभग आप ये समझिए अगले कुंभ 2031 में जो होगा, उसकी तैयारी आज शुरू हो चुकी है। तो ये डेफिनेशन है PR की, मैनेजिंग हाउ अदर सी एंड फील अबाउट ए पर्सन, ब्रांड और कंपनी। ठीक, और ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ठीक, जो एक दूसरे के बेनिफिट की बात करता है। ये सामान्य से डेफिनेशन है, आप लोगों ने पढ़ी होगी संभवतः। हाँ, महाकुंभ में क्या भूमिका थी? रेल की आवश्यकताओं और सूचनाओं को जनता तक पहुंचाना, ठीक, विभिन्न माध्यमों से मिली जनता की आवश्यकता और उनसे संबंधित सूचनाओं को प्रशासन तक। तो ये 2 चीजें, रेल की आवश्यकताओं
ध्यान दीजिएगा, रेल की आवश्यकताओं और सूचनाओं को जनता तक पहुंचाना, और दूसरा विभिन्न माध्यमों से मिली जनता की आवश्यकताओं उनसे संबंधित सूचनाओं को प्रशासन तक। देखिए, कम्युनिकेशन में फीडबैक जरूरी है। हमने कुछ इंफॉर्मेशन सेंड की, उधर से फीडबैक आया, दोनों जब पूरा होगा, साइकिल पूरा होगा, तभी कम्युनिकेशन होगा। अगर साइकिल पूरा नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन जीरो। ये वैसे ही है कि जैसे फिजिक्स में कहिए कि वर्क डन जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, हम दीवार को धक्का देते रहे, फोर्स खूब लगाया, डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर नहीं हुआ, कितना ही फोर्स लगा लो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। मीडिया क्या क्या यूज हुआ? न्यूज़पेपर ट्रेडिशनल वो है, ठीक, टीवी स्पॉट्स, रेडियो स्पॉट्स, इलेक्ट्रॉनिक में एसएमएस, एक्स पहले जो ट्विटर था, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वेबसाइट, सारी चीज़ें, मतलब कोई मीडियम ऐसा नहीं था जो हमने यूज़ नहीं किया, सब कुछ। क्योंकि होता क्या है, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप कोई प्रोडक्ट अपना लॉन्च करता है, किसी को अपना पीआर करना है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर का पीआर होता है कॉर्पोरेट, तो उसमें उनको पता होता है उनका टारगेट सेगमेंट क्या है। पर रेलवे को कहाँ करना है? मतलब जो जीरो बिना टिकट आएगा उसके लिए भी, जो बिना टिकट आएगा मान लेना है कि वो भी जाएगा इससे, और जो फर्स्ट एसी में आएगा, जो वंदे भारत में आएगा, जो राजधानी में आएगा, जो विदेशों से आएगा उसके लिए भी, जो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, असमिया, मणिपुरी ये बोलता होगा उसके लिए भी, सबके लिए करना है, ठीक है। तो सारे मीडियम्स यूज हुए। इसमें कुछ चीजें जैसे नई लिखी हैं, होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स, पैम्फलेट्स, वो सारे भी हैं, अभी आपको दिखेगा। इसके अलावा रेलवे प्रदर्शनी, सेल्फी बूथ, उद्घोषणा, प्रेस विज्ञप्ति, होर्डिंग्स, बैनर, सब कुछ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो यूज हुए एनसीआर के यही हैं, इसको यूज किया। इंडियन रेलवेज भी उसमें एक्सटेंसिवली रोल पे, पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की हम बात कर रहे हैं। प्रयागराज जो है सिर्फ 2 नदियां दृश्य और 1 अदृश्य, 3 नदियों का ही संगम नहीं है, 3 रेलों का भी संगम है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे और एनी रेलवे, तीनों के स्टेशंस प्रयागराज में, और उस कुंभ को सेवा कर रहे थे, कुंभ के, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी, LIC की, जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो PR भी है। PR उस पंडित की तरह है जो जन्म के पहले भी पूजा कराता है, जन्म के बाद भी कराता है और श्राद्ध भी कराता है, ठीक है। PR वाले की भी ऐसे ही होती है भाई। आप ऐसे अगर PR का कम्युनिकेशन जो आपने पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ते होगे कि शुरू होता है भाई कि कोई प्रोग्राम कोई होना है तो शिलान्यास कराने भी जा रहा है, शिलान्यास भाई, हाँ, उसकी प्लानिंग की खबरें धीरे धीरे लीक करके बनाता है, फीडबैक लेता है, भाई अगर ये स्कीम लॉन्च हुई तो क्या फीडबैक आएगा। कई बार कुछ चीज़ें आपको प्रोजेक्ट होते हैं जिनको लॉन्च करने में अलग अलग तरीके से हिंड्रेंसेस आते हैं, उन हिंड्रेंसेस को दूर करने का काम करता है। इसका एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ, जैसे मेट्रो बननी थी, दिल्ली मेट्रो, आज देश पूरी दुनिया में उसको हम दिखाते हैं, मोदी जी भी ब्रांडिंग के लिए, ब्रांडिंग का इससे बड़ा तो मास्टर है ही नहीं कोई। उस मेट्रो को बनाने में जब साउथ दिल्ली में बनने लगी तो कुछ वहाँ पे आंदोलन होने लगा, तो वहाँ के PR वालों ने, जो PR सेल थी, इस चीज़ को श्रीधरन साहब ने पर्सनल हमारा इंटरेक्शन था उसमें बोला था कि PR का रोल, इंसिडेंटली जो उनकी पूरी PR टीम थी वो रेलवे से थी, कुछ लोग ऑन डेप्यूटेशन थे, कुछ लोग एब्जॉर्ब हो गए। तो पता चला तो सुओ मोटो PR टीम ने, जो पहले जीवन के प्री इवेंट काम किया, गए, उन्होंने सर्वे करा लिया, तो पता चला कि वो 200-300 जो एलाइट क्लास है ऊपर का, एलीट क्लास, उसकी समस्या थी है। उनको लगा मेरे घर के सामने जाएगी तो मेरी जिंदगी डिस्टर्ब होगी, हमारी जमीन एक्वायर हो जाएगी। पता चला उन्होंने 10-15 हज़ार लोगों का सर्वे कराया और खबर छपवा दी, कुछ नहीं है। पता चला कि वो प्रोजेक्ट जिसपे की सरकार हिल रही थी, कह रहे नहीं करेंगे, बहुत खराब है, खराब मैसेज जा रहा है, वो उल्टा हो गया, कह रहे तो बनना बहुत जरूरी है। तो जीवन के पहले वाला काम PR ने ऐसे किया, ठीक है। और बाद वाला तो दौरान तो करते हैं जीवन के, भाई सबकी फोटो वोटो छपवाते रहते हैं। बाद वाला भी अभी इसमें दिखेगा, प्री इवेंट, ड्यूरिंग इवेंट और पोस्ट इवेंट। प्री इवेंट में क्या क्या हुआ? प्रेस टूर्स हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, प्रेस कवरेज जो भी कराया हमने, मतलब कॉन्फ्रेंसेस के अलावा रूटीन में आप ये समझ लीजिए कुंभ की तैयारी का कवरेज लगभग 1.5-2 साल से शुरू हो जाता है।
छोटा बड़ा कुछ मीटिंग्स होंगी उनका कराएगा, कुछ क्या प्लान है, कुछ हम लोग फ्लोट करते हैं, क्योंकि पीआर वालों के एंगल से कौन कौन इसमें से पीआर में जाना चाहता है, जाना चाहते हो? आपको बताएं, कुछ सपना होगा ना, हम सपने की बात कर रहे हैं। हम देखो मीडिया में हो चाहे पीआर में हो, धंधा एक ही है, दुनिया को सपना दिखाना। होता क्या है, जो आपको चैनल्स में दिखता है, जो ग्लैमर दिखता है, वो कितने दिन टिकेगा ये नहीं पता होता। पर पीआर वाला जो होता है, जो पीआर में होता है, वो जितना ज्यादा होगा ना, वो इतना मीठा होता जाएगा, उतना पकता जाएगा, उतना उसका संबंध होते जाएंगे और वो उतना समय चलेगा। पर बाकी जो हैं वो जैसे जैसे होंगे आपकी रफ्तार कम होती जाएगी। तो पीआर वो फील्ड है जिसमें इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कंटिन्यूअस बढ़ने का मौका है। तो इसलिए मैं पूछा पीआर क्यों जाना चाहते हैं। पीआर एक, हम ये चाहेंगे कि इस देश को, हमारे देश कमज़ोर कहाँ रहा आपको ये समझ लीजिए। हम अपने देश की थोड़ी सी बात करें, हमारे देश की कमजोरी ये रही कि हम अपनी चीज़ों को ब्रांड नहीं कर पाए। हम ब्रांड किन चीज़ों को कर रहे थे? हमारा जो फोटो छपता था सन 80 के दशक तक, वो सपेरों के देश का छपता था, एक्चुअली छपता था। जो फोटोग्राफ हमारे पास रेलवे के पुराने, तो स्टेशन पे सपेरा बीन बजा रहा है। हम अपनी ट्रेनों की ब्रांडिंग नहीं करते थे, हम ऐसे टाइप की कुछ फोटो दिखाते थे दुनिया को। आज हम क्या ब्रांड करते हैं? आज हम वंदे भारत ब्रांड करते हैं। अभी यहां क्या चाहिए, क्यों है वंदे भारत हमारी जरूरत? अरे 97 करोड़ में एक ट्रेन बन के तैयार हो जा रही है, पूरी दुनिया को 97 करोड़ की ट्रेन बेचेगा, कोई नहीं बना पाया इतनी सस्ती ट्रेन और इतनी फैसिलिटीज के साथ। तो हम इसको ब्रांड कर रहे हैं। जो चैनल्स भी हैं उनको भी अपने को ब्रांड करना पड़ता है, रोज री इन्वेंट करना पड़ता है। और री इन्वेंट करता कौन है? वो रिपोर्टर नहीं करता, वो पीआर वाला करता है। और एक विश्वास पैदा करते हैं, पीआर वो विश्वास पैदा करता है जो अभी आपको इसमें दिखेगा, जो विश्वास पैदा किया जाए, जिसपे कि कोई भी जो मैंने ट्रेन लोको पायलट के बारे में बताया था, वो विश्वास जिसपे कोई दुनिया चलती है, कैसे चलती है, सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, वो विश्वास से चलती हैं। तुम्हारी मम्मी जब तुम घर जाओगे तो खाना तैयार मिलेगा, ये विश्वास है। एक दिन मम्मी ना दे तो वो अजाब सी स्थिति हो जाती है। एक दिन पापा कह दें कि इस बार इस महीने की फीस नहीं दे पाएंगे, वो विश्वास टूट जाता है। विश्वास पे सब चलता है। इसीलिए जब हम प्री इवेंट एक्टिविटीज कर रहे थे तो ब्रांड इंडियन रेलवेज को हम प्रमोट कर रहे थे कि आप आएंगे, सुरक्षित जाएंगे, आप ये चीजों का पालन करिए। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें, इसमें आपको एक नीचे एक लाइन दिखेगी, पूर्व के अधिकारियों से अनुभव साझा कार्यक्रम, एक्सपीरियंस शेयरिंग प्रोग्राम। ये तो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, इसमें पीआर कहां से आ गया? इसमें पीआर आया, कैसे आया? हुआ क्या कि डिवीजन्स में चल रहे थे, जो ऑफिसर्स थे, हम लोग जो पीआर वाले लोग थे, हम थे और हमारे डिवीज़न के पीआरओ थे, हमारे तत्कालीन सीपीआर होते हैं, हम लोग को दिखा कि यार डिवीज़न के जो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव डिवीज़न होता है, हेडक्वार्टर तो जस्ट वो करता है, पीआर में जरूर हम लोगों को काम करना हो, तो पर एग्जीक्यूटिव जो ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करता है वो रेलवे में डिवीज़न करता है। तो जब डिवीज़न एग्जीक्यूट कर रहा तो वहाँ के जो ऑफिसर को पर्सनल हम लोगों की फील, हम लोगों के बीच में डिस्कशन हो गया, इसमें फील नहीं आ रहा कि ये लोग कुछ रफ्तार पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको इस मेले का एक्सपेंस का कितना बड़ा होता है, इसकी एनॉर्मिटी का एहसास नहीं है। रश होता कैसा है भाई, किसी ने झांसी डिवीजन में काम किया हो तो उसको लगेगा सबसे बड़ा मेला तो अमावस्या चित्रकूट का मेला है, बहुत भीड़ आती है। किसी ने आगरा में काम किया तो उसको लगता है कि भैया मथुरा का बुढ़िया मेला है, वो है। किसी ने दिल्ली में काम किया तो उसको लगता है मैं तो दिल्ली वाला तो सर्वज्ञ होता है, दिल्ली मुंबई वालों को तो गलतफहमी होती है कि हम सब जानते हैं। पर यहाँ पे उन ऑफिसर को सब ऐसे ही आते हैं भाई, उन ऑफिसर्स को फील नहीं थी, हम लोगों को ऐसा। तो हम लोगों ने एक प्लान किया और हमने डीआरएम को कन्वे कराया, उनको समझाया कि सर एक बार सुन लीजिए पुराने ऑफिसर्स को बुला के। तो 2019 और 2013 में जिन्होंने काम किया था उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे, उन्होंने क्या, तो ये एक हम लोगों ने अगस्त सितंबर में उनके कंसेंट से, इवन जनरल मैनेजर के कंसेंट से एक प्रोग्राम कराया जिसमें पुराने ऑफिसर्स को बुलाया, सीनियर सुपरवाइजर्स, क्योंकि रेलवे में बहुत मल्टीपल लेवल हैं। ठीक है, आप ये समझ लीजिए सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल के एट पार लगभग जनरल मैनेजर होता है और एक चपरासी भी होता है ग्रुप डी। इस सब को बीच में जो लिंकिंग होता है सीनियर सुपरवाइजर और जूनियर और सीनियर स्केल ऑफिसर्स होते हैं। इन लोगों को बैठा के और इनके डिवीज़न के ब्रांच ऑफिसर्स को, डिवीज़न के सारे ऑफिसर्स को बैठा के
वो एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन कराया गया। उस हुआ कि जब उन्होंने बताया तो जो ADRM एक्चुअली कोऑर्डिनेट कर रहे थे बोले हमें तो एहसास ही नहीं था कि हम तो फाइल देख के काम कर रहे थे। कहा जाता है रेलवे में, हम लोग पहले जब नौकरी ज्वाइन की तो बोला कि रेलवे में ऐसे आगे देख के आगे नहीं चला जाता, पीछे देख के आगे चला जाता है। पीछे देख के आगे चला जाता है का मतलब है पुरानी फाइल देके उसके हिसाब से आगे काम कर दो, ठीक है, उसको कॉपी कर दो और पेस्ट कर दो और बता दो, तो तुम किसी केस में भी नहीं फंसोगे, कुछ गड़बड़ भी हो जाएगा तो भाई पहले वाले ने किया था हमने वही देख के कर दिया, नियम उसने लगाए तो वही हमने लगा दिया, ठीक। तो ये करते हैं। तो ये जब किया तो उसके बाद उन्हें एहसास हुआ और 2 से 3 महीने में पूरा सिनेरियो अपसाइड डाउन हो गया। जो लोग लेथार्जिक दिख रहे थे, रिलैक्स बैठे दिख रहे, अचानक वो दौड़ते दिखने लगे उस एक सेशन से। तो ये PR का रोल था। उसके अलावा रेल मंत्री के, रेल राज्य मंत्री के, बाकी चीफ मिनिस्टर के सारे दौरे होते रहे, वो अपना गाइड करते रहे और उस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते रहे। प्री ब्रांडिंग के डिटेल्स हैं कि भाई हमने प्री ब्रांडिंग में क्या किया। होर्डिंग्स लगाई 20 स्टेशन जो प्रयागराज और प्रयागराज की तरफ आने वाले स्टेशन थे जहां से ट्रेनें आ रही, फॉर एग्जाम्पल मानिकपुर, कानपुर, जहां से प्रयागराज आ रहे हैं वहां पे पैसेंजर्स क्योंकि कहीं से भी आता है चेंज करके उस पर चढ़ता है, शॉर्ट डिस्टेंस। तो पब्लिक को कैसे मूव करना है प्रयागराज में, प्रयागराज शहर में, प्रयागराज स्टेशन पे उसको कैसे आना और कैसे जाना है। हमने प्रयागराज में काम नहीं किया, प्रयागराज में काम करने के साथ साथ जो आसपास का पूरा एरिया था उसको पहले कैटर किया। वॉक थ्रू बैनर्स लगाए, DDU टू प्रयागराज, मतलब दीनदयाल उपाध्याय, जिसको मुगल सराय कहते हैं, बिहार से तरफ से आने वाले लोगों के लिए। मानिकपुर, जो आपकी तरफ से झांसी की तरफ से जा रहा है, मानिकपुर होकर ट्रेन जाती है छिवकी तक। कानपुर से सूबेदारगंज, ठीक, ये बताया। और आपको वापस आना है तो ट्रेन कहां से मिलेगी, बनारस जाना है तो ट्रेन कहां से मिलेगी, क्योंकि जो बहुत सारे दुनिया जहां से लोग आए वो इन्होंने एक ट्रायंगल में विजिट किया। वो ट्रायंगल था प्रयागराज आए, अयोध्या गए, बनारस गए, ये तीनों जगह लोगों ने विजिट की। तो ये एहसास था कि ये होगा। 3D बॉक्सेस बनाए सारी फैसिलिटीज के लिए, सेल्फी बूथ्स, बैनर्स, सेल्फी पॉइंट्स, एक्रिलिक बोर्ड्स, मतलब जिस तरीके जो भी हो सकता था पहले ये किया। कुछ क्रिएटिव्स देखिए जो सोशल मीडिया पे हम लोगों ने किए, कहाँ कहाँ स्टेशन पे आना है, रेलवे की महा तैयारी, इतने करोड़ की तैयारी, क्या क्या है, ये जो विश्वास पैदा करना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग था। साथ में किन जगहों पे आना है, ये 9 स्टेशन है जहां से आपको प्रयागराज से मिलेगा, ठीक। भीड़ प्रबंधन, मेला कैंप, भाई कहाँ व्यवस्थाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, ये सब बताना जरूरी था। अगर झांसी की तरफ कोई आ रहा है, किधर देखे, प्रयागराज छिवकी से सतना, झांसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जाने के लिए ट्रेनें मिलेंगी, ये क्लियर। और ये मैसेजिंग बहुत हल्ला मचा मचा के की गई, ये पूरी होती रही पूरे उस दौरान। चीफ मिनिस्टर की विजिट, उसमें क्या आया, स्टेशन पर व्यवस्थाएं ठीक रहे, ध्यान रहे कोई कमी ना रह जाए। और ये चीज जब चीफ मिनिस्टर आते हैं, अब चीफ मिनिस्टर की पता नहीं विजिट्स आप लोगों ने क्लोजली देखी हैं कि नहीं, कोई घुस नहीं पाता, मीडिया नहीं घुस पाता, फोटोग्राफर भी उन्हीं के होते हैं 2 मतलब हमारा फोटोग्राफर ही बड़ी मुश्किल से घुसता लड़ झगड़ के, क्योंकि SPG परमिट नहीं करता PM और CM में, किसी को PM में तो एकदम नहीं करता। और उसके उनकी जब तैयारी उसमें आ रहा है तो जो अखबारों में खबर छप रही है वो हमारे जैसे PRओं की खुरापात है, भाई कमी नहीं रह जाए, ये बता दिया, ठीक है, कि भाई हमारा जो टॉप लॉट है, PR का क्या टारगेट होता है, भाई हमारा टॉप लॉट जो है, जो हमारा बॉस है, उसकी इमेज अच्छी हो, इसमें कोई निगेटिव वो नहीं है, व्यवस्थाएं ठीक हैं पर कोई कमी नहीं रह जाए, ध्यान रखना, बढ़ा देना चीज़ें। और एक्चुअली हम ये कहें कि जो आपके करंट चीफ मिनिस्टर हैं और PM हैं, इनका तो जैसे आशीर्वाद मिला हुआ था कुंभ में, इन्होंने जो वो दे सकते थे, अगर कोई कमी है तो हम ये मांगते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो एग्जीक्यूटिव की कमी होगी, जो अच्छाई थी जिन्होंने दिया वो पूरे खुले हाथ से जो दे सकते थे कि भाई इतनी क्राउड आ रही, ये आए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने बताया क्या तैयारी है, सारी ब्रांडिंग की जो भी हम ब्रांड कर रहे थे, चीज़ें बता रहे थे वो बता रहे थे। ये MOSR आए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये कर्नाटक से आए। अब भाई कर्नाटक का एक मिनिस्टर या नेता आ रहा है, वो वापस जाके बता रहा है वहाँ पे, अरे बड़ी अच्छी व्यवस्था है, जाओ जाओ, कि पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की फोटोग्राफ हैं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मान लीजिए आपके शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, शाश्वत उधर होंगे, एक अंदाजन यहाँ पे 30, 40, 45 लोग आते हैं, आप लोगों ने भी सर की होंगी, 50 हो जाती हैं,
ठीक है, हमारे यहाँ 150 से 200 आते थे, मतलब इवन हम लोग जो बैग लाते थे, हम लोग 200 बैग लाते तो कम पड़ जाते थे, क्योंकि उसमें मीडिया यहाँ का नहीं होता था, वो इंटरनेशनल मीडिया भी होता था। BBC वाला भी आके बैठा है और CNN वाला भी आके बैठा है, वो सब आके सुन रहा है कि रेलवे तैयारी क्या कर रहा है, वो अपने यहाँ कम्युनिकेट कर रहा है। सारी एजेंसीज तो है, रॉयटर, AP, AFP सब आ रहा है, सब बैठ के कवर कर रहा है उसको, क्योंकि ये इंटरनेशनल इवेंट था। ये बाइट्स हमारे जो CPRO हैं, देखिए इस तरह से कम हम लोगों ने इस दौरान जो नोन अननोन कम से 1000 बाइट दी होगी। ये आपको देखिए प्रेस टूर का एक है, ये तमिल मीडिया का है, ठीक, नीचे कवरेज देखो कहाँ कहाँ का है, ठीक है, तमिल, तेलुगु, मलयालम कुछ दिख रहा होगा नीचे, ठीक। अब हम लोगों को जब इनको बोलना हो तो तैयारी हिंदी की, आ गया अंग्रेजी का प्रश्न पत्र। हमारा तो हमें अपनी चीज़ें बतानी थी एक्चुअल कि हम क्या तैयारी कर रहे हैं, हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के काम में लगे हुए थे। तो हम जब बता रहे थे तो पता चला कि हर दिन 25-30 जर्नलिस्ट कहीं कहीं से, मतलब हर स्टेट से, कश्मीर से कन्याकुमारी ले लीजिए, अरुणाचल से गुजरात ले लीजिए, हर जगह से लोग आए, जो मीडिया आया वहाँ का। और वो मीडिया में वहाँ के लोकल इन्फ्लुएंस, मतलब गुजरात वालों के साथ तो सबसे ज़्यादा परेशानी तो गुजरात वालों के साथ हुई, उसमें तो उनको हिंदी आती नहीं थी। तो इंसिडेंटली मैंने वेस्टर्न रेलवे में काम किया था, तो थोड़ा बहुत टूटी फूटी गुजराती में उनसे बात करके हिंदी में बाकी भाषण दे दिया, उन्होंने वहाँ चलाया वो सारा। ये जो आपको 2 सैंपल दिख रहा है, ऐसे कम से कम हमारे पास 500-700 क्लिपिंग्स होंगी। सपना क्या दिखाया, गंगा में डुबकी लगवाने महाकुंभ लेकर जाएंगी 3000 स्पेशल ट्रेनें, ठीक, 3000, जहाँ पे पिछले कुंभ में हम 1000 ट्रेनें नहीं चलाया था हम 3000 का सपना दिखा रहे थे। महाकुंभ के दौरान लागू होगी रेलवे की रंगीन टिकट प्रणाली, और ये आप ऐसे समझ लीजिए, ये दैनिक भास्कर सूरत और राजस्थान पत्रिका, ये आपको पैन इंडिया ही कवर हुआ। इसके अलावा एक आध 2 और स्टोरीज, मैंने कई स्टोरीज फ्लोट की। एक स्टोरी फ्लोट की आपको बता दें, जैसे उसमें कि हमने 22 लैंग्वेजेस में पैम्फलेट छपवाए थे। ऐसे ही 12-13 लैंग्वेजेस में हम लोगों ने अनाउंसमेंट सिस्टम प्लान किया था। अब इसको दे दिया तो हमारे पास फ़ोन भी वैसे ही आते थे। एक फ़ोन आया नागालैंड से, भाई हमारी तो लैंग्वेज आपके यहाँ है नहीं। फिर कुछ करके, मतलब जब 22 भाषाओं में हो गया तो नॉर्थ ईस्ट को कुछ कवर कर लिया, मतलब कुछ छूटा नहीं। और अनाउंसमेंट होगा तो जब वहाँ की ट्रेन लगेगी तो अनाउंसमेंट होगा, वो AI जनरेटेड था भाई कि अनाउंसमेंट वैसा हो जाएगा। जब वो ट्रेन स्पेसिफिक डायरेक्शन की ट्रेन लगेगी तो वैसा। तो ये सारी चीज़ें, और जब गया तो वहाँ का, जब ये खबर हमने यहाँ से फ्लोट की एजेंसीज के थ्रू, PR वाला करता क्या, कुछ तो रिलीजेस देता है, पर अगर ऑल एडिशन खबर छपवानी है तो या एजेंसी को दीजिए या रिपोर्टर को, जिसका ज़्यादा वेरिड वो है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में है, उसको कान में फूंक दीजिए। वो जैसे आपने किया, वो टक 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 खबर इंटरेस्टिंग है तो लोग अपने आप उठाते हैं। प्लानिंग देखिए, इसको सोशल मीडिया को देखिए। महाकुंभ में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाएं, रेल प्रशासन की विशेष पहल, ये सारी चीज़ें हम वो कर रहे थे। इन सारी चीज़ों, प्रेस रिलीज में देखिए, जो प्रेस रिलीज गई एक्चुअल टाइम टेबल, इसमें अभी आगे संख्या भी आपको दिखाएंगे, टाइम टेबल्स जाते हैं कि भाई ट्रेनें चल रही हैं, इस डायरेक्शन से चल रही है। वहाँ पे उस जोन वाले अपने जोन में देते हैं, हम अपने जोन में देते हैं। और आपको मज़ेदार चीज़ बताएं, अगर हमें क्रेडिट अर्न करना है तो क्रेडिट इससे पेड से अर्न नहीं होता, अनपेड से अर्न होता है। आप जब अखबार पढ़ोगे, मतलब आप ये देखिए कि हमने दक्षिण से जुड़ेगा उत्तर, ठीक, तिरुवनंतपुरम, कन्याकुमारी से चलेंगे महाकुंभ स्पेशल। अब ये फ्लोट हो गया, ये सब जगह छप गया। ड्यूरिंग इवेंट एग्जीबिशन लगाई, फिर उस दौरान भी प्रेस विज्ञप्ति, इतने लोग आए, इतने लोग गए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सक्सेसफुल रहा हमारा, ये चीज़ है। सोशल मीडिया कैंपेन, बहुत एक्सटेंसिव सोशल मीडिया कैंपेन, प्रिंट मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में सब जा ही रहा था, जो खबर फूंकने वाली बात है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, TV, SMS, मतलब करोड़ों में SMS हो रहे थे, करोड़ों में। TV, अभी हम आगे संख्या दे देते, वॉक थ्रू बैनर्स कंटिन्यूअस चल रहे थे, 3D बॉक्सेस, पैम्फलेट ब्रोशर, और रेल राज्य मंत्री और वो आए, ठीक है। अब ये देखिए, टोटल 291 प्रेस रिलीजेस हमने ड्यूरिंग कुंभ दी, जिसमें 74 स्पेशल ट्रेन की थी, ठीक। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस 4 बार की, जो मेजर, जो 200 लोगों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, ठीक है। इसके अलावा छोटी छोटी तो रेगुलर, मतलब प्रेस ब्रीफिंग जिसको कहें, वो हमारे ऑफिस में 10-12 लोगों की तो रोज हुई, आप समझ लीजिए पूरे कुंभ के दौरान। मतलब जो विजिट
पीआईबी ने कराई, जो रेलवे बोर्ड ने कराई वो अलग है, जो झांसी आगरा से लोग गए वो अलग है, प्लस रेगुलर जो प्रेस टूअर्स में संख्या नहीं होगी हमारी कहीं, वो रोज हमने कहीं से लोग आए उनको लेके मैं चला गया। मैं बोला सुबह गया और रात तक रहा, तो दिन भर लोगों को घुमा रहा हूं, वही चीज बता रहा हूं। बाड़ा शब्द पुराना था, इसको पहली बार आश्रय स्थल नाम मैं नहीं दिया। सन 2007 में तो इंस्पेक्टर थे तो समझ नहीं थी, तो बाड़ा बाड़ा कहते थे, फिर तो इसको 2013 में मैंने लिख दिया आश्रय स्थल। अब वो हिट हो गया, पर हमारे उसमें अभी भी बाड़ा बोल जाते, पर लिखने में कभी बाड़ा नहीं होता, वो आश्रय स्थल होता। आश्रय स्थल आते थे लोग, उनको डायरेक्शन वाइज मूवमेंट होता था, जैसे मल्टीपल डायरेक्शन से कोई झांसी जा रहा है, कोई बनारस जा रहा है, कोई लखनऊ की तरफ जा रहा है, कोई कानपुर जा रहा है, 4 डायरेक्शन से वहाँ हमारे यहाँ से ट्रैफिक मूव कर रहा था, जितने 8-9 स्टेशन थे। तो उसमें हर डायरेक्शन के लिए एक अलग कलर डिनोट किया हुआ था, जो अनरिजर्व, क्योंकि मेजर जो क्राउड आती है वो अनरिजर्व्ड आती है, रिजर्व बहुत कम आती है। रिजर्व का, और रिजर्व के लिए अलग सेक्शन होता था, वो अलग आश्रय स्थल था, जिसमें सारी बेसिक एमेनिटीज थी, टॉयलेट थे, नाश्ते की व्यवस्था थी, अनाउंसमेंट था, सिटिंग स्पेस था, लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग टॉयलेट्स थे, बेबी फीडिंग रूम थे, ये सारी चीज़ें, टीवी वगैरह पे थे, प्रोग्राम अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो टीवी चल रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं थी। और ये सारी व्यवस्थाओं को बताना कि भैया आपको हरे रंग वाले आश्रय स्थल में घुसना है, तो पता है उधर से आने वाले हमें हरे में घुसना है, हरे में घुसना है, बार बार। जो कलर टिकट है, रंगीन टिकट प्रणाली, वो टिकट भी हरे रंग का था उसका, कि भैया आपको यहां जाना है, इस स्टेशन से हरे रंग का टिकट है, हरे वाले में ही जाना है। क्योंकि जो आता है बहुत सारा गांव का आदमी, वो आपका कुछ बैनर नहीं पढ़ता, पर वो अनाउंसमेंट सुनता, हरे वाले में, हरे वाले में, हरा टिकट, अरे यही टिकट मिल गया, यही में चलना है, गुरु यही में चले का, चलो 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 चलो, ठीक। तो बस उसको हरा दिख रहा है, हमें उसको हरा दिखाना है, उसको बहुत ज्यादा सोचने वाला नहीं बनाना है। वो ज्यादा सोचेगा तो पूरी व्यवस्थाओं को गड़बड़ कर देगा, वो चतुराई करेगा, दाएं बाएं से घुसेगा, तो सारे एंट्री पॉइंट्स रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, सिर्फ आपको स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट से घुसना है, स्पेसिफिक से एग्जिट करना है। कहीं अगर जरा सी भी मिसमैनेजमेंट हुआ, जो स्टैम्पीड कुछ हुआ वहां पे, या दिल्ली में हुआ, आप ही सोचिए सारी क्राउड आई प्रयागराज, हाँ, और दिल्ली वाले सर्वज्ञ लोग अपने यहाँ करा बैठे, कम्युनिकेशन गैप था, कुछ चूक हुई, ट्रेन आ रही थी, अब उनको पता था पर कॉन्फिडेंस नहीं था, क्या उस वाली ट्रेन में, अगली ट्रेन में भी हमें जगह मिल जाएगी। हमारे यहाँ तो पता था कि इसके ये एक गई, अगली आई, उसके बाद गई, फिर तीसरी आएगी, यहाँ तो ट्रेन लाइन से है, और हम लोग बार बार, अरे आपकी ट्रेन है, आप चिंता ना करो, घबराओ नहीं, ट्रेन है। और ये जितने लोग थे, जैसे पुलिस वाले या चेकिंग स्टाफ हमारा खड़ा था, तो हम लोग जाते थे, तो भाई ठीक है, कुछ इंटरनल पीआर का काम ये करते थे कि पब्लिक आती थी जब 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर थकी आ रही, सुबह से चल रही, इधर से गई ना आने, वहाँ से घूम टहल के किसी तरह आई थकी आ रही, तो उसको खाने पीने को तो मिल जाता था, पर वो हम लोगों को काफ़ी खिलाती पिलाती थी, जितनी गाली दे सकती थी देती थी। तो जो हमारे रेल वाले लोग होते थे, जब वो स्टेशन पर पहुँचे, क्योंकि अंतिम पॉइंट स्टेशन है, तो जहाँ वो रुकेगा वहीं तो गाली देगा, बीच में तो गाली देने का उसके बाद मौका नहीं है, यहीं पे अथॉरिटीज मिल रही हैं, जो भी पुलिस वाला मिल रहा है, रेल वाले टीटी बेचारे हैं, तो खूब गाली देती थी। तो हम एक नॉर्मल, हम लोगों ने समझाया, हमारे जो ऑफिसर्स थे वो समझाते थे, भाई ये जो दे रहे हैं ये आशीर्वाद है, कोई सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे नहीं देगा, तुम्हारे माँ बाप नहीं, ये आशीर्वाद है, तुमने गंगा नहा ली, ये सेवा कर दी, तुमने गंगा नहा ली, तो उनको भी हाँ सही बात कर, ठीक है। आप ये सोचिए 57,000 से ज्यादा 57,230 रेडियो टीवी स्पॉट्स चले, आप सोचिए कितना ज्यादा, कितनी फ्रीक्वेंसी से चले होंगे। 22 भाषा की बुकलेट, मतलब वही जैसे हमने बोला 22 भाषा की हमने नहीं बनाई, हमने तो हिंदी और अंग्रेजी बना दी, उसके बाद हमने ऑल ओवर इंडिया सर्कुलेट कर दिया, उन सारे पीआरओ से हमने फीडबैक ले लिया, भैया दो, और फिर उसको प्रिंट करके यहाँ सर्कुलेट कराया, वहाँ पे भी उन लोगों को दिया, भैया फाइनल आउटपुट देखो, ठीक है। एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की, एग्जीबिशन सिर्फ मिर्जापुर, प्रयागराज, छिवकी, मिर्जापुर, और छोटी छोटी एग्जीबिशंस और दूसरे स्टेशंस पे भी बैनर्स और वो लगा के, कि भैया लोग आ रहे हैं, उनको दिखता रहे कि अच्छा, मतलब जिस तरीके से हम बता सके कि आपको यही रास्ता फॉलो करना है, हरे में हरे में हरे में हरे में हरे में, तो हरा उनको हरा ही दिखे, सब कुछ हरा हरा दिखे, लाल वाले को सब लाल लाल दिखे और पीले वाले को सब पीला पीला दिखे, ये बताना हमारा टारगेट था, और ये पूरा मेले भर चलता रहा। आप ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अवेयरनेस में कुंभ रेल सेवा ऐप बना था, ठीक है, और उसमें टोल फ्री हेल्पलाइन पे ये जो एक्टिविटीज है इनको प्रचारित किया हमने। कैसे? रेडियो स्पॉट दिए कुंभ रेल सेवा ऐप के 12,246, मतलब ऐप है, ऐप यूज करिए,
ऐप में सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपको कहाँ जाना है प्रयागराज में उसमें ये है, सारी चीज़ें उसमें थी। हाँ, कुंभ के लिए पर्टिकुलर देखिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ऐप है, रेलवे का ऐप, और उनके ऐप से ज़्यादा लोकप्रिय हमारा ऐप हो गया था क्योंकि हमने उसको इस तरह पब्लिसाइज किया था। ठीक है, ऐसे टोल फ्री हेल्पलाइन, इस पे कलर कोडिंग पैसेंजर शेल्टर जो हम बता रहे हैं 10,797, इसमें FM TV स्पॉट्स आकाशवाणी के मतलब अलग हैं। ठीक है, 400 लगभग 80 टीवी चैनल्स पे स्पॉट्स, 2 बल्क SMS, 2 करोड़ बल्क SMS, हमने बोला ना करोड़ों में हुआ। सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए इतने मैसेजेस, क्राउड एंड स्टैम्पीड अवेयरनेस, मतलब कि भैया ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आपको कैसे, अगर स्टैम्पीड हो जाए, बुरा मान के भी चल रहा है, आपको तैयारी तो पूरी करनी है ना। जब एग्जाम में जाते हो तो आपको सारे का आंसर आना चाहिए, तो स्टैम्पीड भी हमें बताना पड़ेगा कि स्टैम्पीड हो जाए तो आपको ऐसे एक्ट करना है, घबराना नहीं है, ये ऐसे एक्ट करना है। ठीक है, एक्स पे इतनी पोस्ट 643, फेसबुक 645, इंस्टा पे 643, और आप ये समझ लीजिए ये सब चीज का कंटेंट आप जो सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म होगा उसके हिसाब से बदल जाएगा। ठीक, ड्यूरिंग महाकुंभ आध्यात्मिक सुविधा, कुछ हम लोग पता चला कि टीवी स्क्रीन पे रामायण चल रही है, किसी महाभारत चल रही है, जो बैठने की जगह जो तो वो चल रहा है। आप 4.22 मिनट एक न्यूज़ देखिए, हर 4.22 मिनट में एक ट्रेन चलाकर भेजेगा श्रद्धालु। ये आपको जो रेलवे का ऑपरेशन समझेगा, आप ऐसे समझो एक ट्रेन लाने में ले जाने में मतलब बहुत सारे लोग, मतलब बहुत लॉजिस्टिक लगता है। एक ट्रेन में सैकड़ों लोग एक ट्रेन में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब वो ट्रेन का मेंटेनेंस भी देखना, उसकी पूरी चेकिंग होगी, उसको लाइन क्लियर देने वाला स्टाफ भी होगा, उसमें लोको पायलट होगा, लोको पायलट की बुकिंग होगी, मतलब सारी चीजें अवेलेबल। मतलब हम ऐसा नहीं होता कि हम लोको पायलट जैसे बुलाए कि कार चलाने वाला ड्राइवर को आपने बुलाया ना तुरंत आ गया चलाने लगा ना, उसका मतलब रेस्ट है, इतने देर का रेस्ट होना चाहिए, उससे कम रेस्ट पे हम उसको नहीं बुला सकते। तो उसकी पूरी एक टीम लगी हुई है जो क्रू हैंडलिंग के लिए है, ऐसे गार्ड की टीम है, टिकट चेकिंग स्टाफ है ढेर सारा कि भाई उस प्लेटफॉर्म पे ले जाने वाला ये लॉट है, टिकट चेकिंग सिक्योरिटी था जो उसी प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा। हर डायरेक्शन की ट्रेन का प्लेटफॉर्म डेजिग्नेटेड था, और उसमें हर 4.22 जब मुंबई में सब अर्बन, आपने मुंबई में गए हैं, मुंबई आप लोग गए हैं, मुंबई में लाइफलाइन है वहां की सब अर्बन ट्रेन, वहां यूनि डायरेक्शनल ट्रेन, मतलब क्या बाई डायरेक्शन आगे पीछे आना जाना, यही ट्रेन चलती है। ठीक है, अगर आप सेंट्रल लाइन में, जिसका पहले सेंट्रल रेलवे का हिस्सा झांसी भी होता था, वहां पे जब आप कल्याण के आगे जाते हो तो लाइन डिवाइड होती है, अदरवाइज एक ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ट्रेन आती जाती है। ठीक, वहां जब वो पीक पे चलाते हैं, जब उनके पास सारा सिस्टम है, तो 3 मिनट में एक ट्रेन चलाते हैं, वैसे 3 मिनट में औसत नहीं आता उनका। ठीक, हमने इतने लॉजिस्टिक्स के साथ कुंभ जैसी, जिसको क्राउड को डायरेक्शन नहीं पता है, 4 मिनट में ट्रेन चला देना, ये अनोखा कीर्तिमान है। और आप इस खबर को, ये खबर तो कोई खबर है नहीं, ऐसे 4 मिनट में क्या फर्क पड़ता, आपको क्या पता चला 4 मिनट में ट्रेन चली तो क्या फर्क पड़ा, आपको क्या लग रहा है 4 मिनट, हम तो बोलते हैं ड्राइवर हमारी कार लेके तुरंत निकल जाता है, 1 मिनट में चला जाता है, पर जब आप उसको ये समझाते हो कि इतने श्रद्धालु भेजे गए, एक ट्रेन में 1500 से 2000 लोग लाद के भेज दिए गए 4 मिनट में, 4 मिनट। अब सोचो, मतलब एक कवियत्री हैं, उन्होंने अपना ऐसे सुना रही थी, तो बोली कि मेरे पति इसको मैंने बोला कि जब मैंने आधे घंटे पहले बोल दिया कि मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी, तो बार बार हर आधे घंटे पे आके पूछते क्यों। ठीक है, और ऐसे में 4 मिनट में ट्रेन चला देना एक उपलब्धि है। ठीक है, एक दिन में ही चली 300, इसके पहले जो 388 ट्रेनें हम दिखा रहे हैं, एक दिन में 388 ट्रेन, इसके पहले अधिकतम ट्रेन जो चली थी, हाँ, जो सबसे ज्यादा हमने ट्रेन चलाई थी, तो 101 ट्रेन चलाई थी इसके पहले, मतलब आज इतिहास में, भारतीय रेल के इतिहास में सबसे ज्यादा ट्रेन। नहीं, इसमें कुंभ में इससे ज्यादा ट्रेन कहीं नहीं, कुंभ में कभी नहीं चली। 100 ट्रेनें एक बार चलाई तो हम उसको गाते थे, यहाँ 400 ट्रेनें चला दी, मतलब 4 गुना ट्रेनें। आप सोचिए 24 घंटे में 4 गुना ट्रेनें चला लेना एक अद्भुत चमत्कार था, वो जो हम लोगों की भी उम्मीद से ऊपर था, मतलब हम भी नहीं इमेजिन कर सकते थे कि हम ये कर सकते हैं। ये वाली भी उसी दौरान चलती रही, वैसे दरअसल ये रिपीट हम लोग खबर कराते रहे, रीजन है क्योंकि मेले के दौरान
वी सोमन्ना जो साउथ वाले हैं, ये उनके बीच में आए थे, तो इन्होंने उसे इनको भाई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ये भी थी भाई कि पूरी पावर है, जितनी ट्रेन चला, एक्चुअली पावर्स थी भाई। पर ट्रेन चलाना एक सिंपल काम नहीं है, जो मैंने बोला, बहुत लॉजिस्टिक लगता है। तो इसलिए उनको पावर तो थी, बट ये आप ये देखो 3000 से शुरू हुए थे, 13,000 ट्रेन विल बी रन। कुंभ में बढ़ने लगी संख्या, कितनी बड़ी, 4 गुना से ज्यादा, 3000 से 13,000। पहले चलाई थी 1000, ठीक, और खत्म कहां हुए थे, अभी आगे चली कितनी, 16,000 नहीं, 16,000 ज्यादा, लगभग 17,000 ट्रेनें चली। एक में 16,000 है, इसके आगे एक कोई कटिंग मिल जाएगी जिसमें 17,000 लिखा है, क्योंकि 16,800 के ऐसे कुछ ट्रेनें थी। कुंभ की तुलना में महाकुंभ में चलाई गई 4 गुना अधिक ट्रेनें, ठीक है। अब ये देखिए, ये थैंक्स गिविंग के लिए आए थे रेल मिनिस्टर, कि भाई अगले कुंभ के लिए भी तैयार रहो। पर आप ऐसे सोचिए, हम रेल के सिस्टम में हैं, अभी आप किसी कंपनी में काम करने लगोगे कहीं, जब एक बार कोई अपने सीईओ से मिल लेता है ना, तो उसको घर में फोटो लगा के रख लेता है, ठीक है। सीईओ कितने लोगों की कंपनी, 1000 लोग, 2000 लोग, 20,000 लोग, 25,000 लोग, इससे ज्यादा की तो कंपनियां नहीं होती ना। हाँ, बड़ी से बड़ी कंपनियां ऐसे होती हैं। एक सिर्फ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में 80,000। अब ये फोटो और ये याद, वही आदमी नहीं जो अगल बगल भी खड़ा है ना, वो भी कि हमें भी हमारे बगल वाले को गले लगाया था। तो लिटरली मतलब जिसको गूज बम्स कहते हैं, हिंदी में रोंगटे खड़े होना कहते हैं, वो आदमी फूट फूट के रोकने लगा। वो चीज एक्सप्लेन करने लायक ही नहीं है, वो इमोशन एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। डिजिटल वाला मजेदार किस्सा बताता हूं, कैसे आपके विचार चोरी होते हैं। हुआ क्या, ये पर्सनल किस्सा है इसलिए सुना देता हूं। हुआ क्या कि जब पीएम आने वाले थे, पीएम के इनॉग्रेशन के पहले बहुत सारी प्रिपरेशंस होती हैं, एक छोटी सी फिल्म बनती है। आपने देखा होगा जब पीएम का कोई फंक्शन होता है तो उसमें एक फिल्म चलती है कि भाई क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, इसमें क्या सुविधा मिलेगी, क्या। ऐसे ही उनके पूरी जगह तो जा नहीं सकते पीएम, तो जो भी तैयारियां होती हैं उनको ब्रीफ में समझाने के लिए डिस्प्ले अरीना बनाया जाता है, जिसमें पैनल्स बनाए जाते थे। तो वहाँ पे जब रेलवे का जो बना रहा था, वो मेरी जिम्मेदारी आई, तो मुझे लगभग 9 पैनल्स बनाने थे। तो मेरे दिमाग में थॉट आया, मैंने कहा कि यार इतने ऐप बना रहे हैं, तो एक इसका बना देते हैं, भव्य कुंभ, दिव्य एवं डिजिटल कुंभ के लिए रेलवे के प्रयास। ऐसे करके मैंने कुछ ऐसे ही कैप्शन बनाया जिसमें डिजिटल डाल। उस पीएम का आना 3 दिन टल गया तैयारी के लिए, 3 दिन। और उसके बाद पूरे मेले में जो सिविल एडमिन था, स्टेट गवर्नमेंट ने जो बैनर लगाया, सब में भव्य दिव्य डिजिटल हो गया। बस उन्होंने भव्य दिव्य, हमने कुंभ लिखा तो उन्होंने महाकुंभ कर दिया। तो मतलब काम डिजिटलाइजेशन का वो भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, बट आइडिया कैसे होता है। और अच्छा है, मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरा आइडिया चोरी हो गया भाई, उसका क्रेडिट कोई पुरस्कार तो मिलता नहीं। जैसे स्वांता सुखाए, मैंने बोला स्वांता सुखाए है, 16,000 से महाकुंभ में दुगनी से ज़्यादा चली स्पेशल ट्रेनें। भाई स्पेशल, ये रेगुलर ट्रेनों के अलावा स्पेशल ट्रेनें हमने प्लान जितनी की थी उससे दुगने से ज़्यादा चली। अब पोस्ट इवेंट आया, जीवन के बाद भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, कॉफ़ी टेबल बुक हुई, रेल मंत्री की थैंक्स गिविंग की मैंने फ़ोटो अभी आपको दिखाई, डीआरएम ने मीडिया को थैंक्स गिविंग किया, भाई आपने हमारा इतने दिन, कोई निगेटिविटी नहीं, कोई ऐसा निगेटिव वो नहीं था जो कि हमारे कर्मचारियों को डीमोटिवेट करता है। क्योंकि जब नेगेटिव खबर आती है, देखिए आप मीडिया में होते हैं, आप क्रिटिकल होते हैं चीज़ों के लिए, तो आप एक चीज़ ये नहीं समझते, हम देखिए हम खुद भी हैं, मैंने भी पत्रकारिता की है, मैं फ्रीलांसिंग किया हूँ, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, बहुत सारी न्यूज़ फीड की है अपने साथियों को, बट एक चीज़ मैं समझता हूँ, कुछ नैतिकता होती है, कभी भी उस नैतिकता को छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप लिखते हो, किसी को बुरा क्रिटिसाइज करते हो, तो उसके बहुत सारे पक्ष और होते हैं। जब आप रेलवेज जैसे ऑर्गेनाइजेशन को, भाई हम पीआरओ हैं तो आप कहोगे कि भाई ये ऐसे कह रहा है, पर हम क्रिटिसाइज करते हैं तो बहुत सारे बहुत मेहनत करने वालों को बेइज्जत करते हैं। तो क्रिटिकल होने के उस रैशनलाइज क्रिटिसिज्म होना चाहिए। इरैशनल क्रिटिसिज्म होगा तो बहुत सारे लोग, मतलब हमने तो देखा है कि दुर्घटनाएं हुई,
कंटिन्यूअस कई दुर्घटनाएं महीने 1.5 महीने में हो गई। सिचुएशन है, कहीं हमारी कमी थी, हो गई, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, हम उसको करेक्टिव एक्शन भी लेते हैं, हम ही लेते हैं। बट जब बहुत एक्सेसिव क्रिटिसिज्म होता है ना, तो हमने देखा है कंधे कैसे झुकते हैं टीम के। वहाँ भी पीआर आता है, वो क्राइसिस में पीआर मैनेजमेंट की जो बात होती है, वहाँ पीआर आता है। फिर हम दूसरे इवेंट्स क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसे माहौल क्रिएट करते हैं कि वापस मीडिया को दूसरी चीज़ें फ्लोट करते हैं। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, कमाल खान का नाम सुना होगा आप, बड़े लोगों ने सुना ही है, आप लोगों ने नहीं सुना है। अब वो एनडीटीवी में बहुत बड़े पत्रकार होते थे, यूपी के हेड होते थे और शानदार जर्नलिस्ट होते थे, पर एनडीटीवी के होते थे, ठीक है, पर उनका प्रेजेंटेशन बड़ा शानदार होता था। अब वो एक एक्सीडेंट हो गया कानपुर के पास, वो खबर सूंघते आ गए और उनका दुर्भाग्य कि उनको मिल गया अमित मालवीय। उनका दुर्भाग्य कि उनको जो खबर चाहिए थी वो मिली नहीं, पर उन्होंने जो खबर चलाई, तो जो लोग वाकई चला रहे थे, जब उन्होंने वो, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, ठीक है, उनकी पत्नी से भी मेरे बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध है, अभी कुंभ के दौरान आई थी वो, हाँ, रुचि कुमार, बड़े अच्छे संबंध, बहुत अच्छी लेडी है, बहुत ही पॉजिटिव अच्छी जर्नलिस्ट है, इंडिया टीवी में है। बट वो जो है जब आए, कानपुर में एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन डिरेल हुई चंदारी स्टेशन पे और अच्छा खासा एक्सीडेंट था, इंसिडेंटली कोई डेथ नहीं हुई। तो वो बोले अरे मालवीय जी, क्योंकि मित्रता थी, अरे कुछ खबर दीजिए इसमें कुछ तो। हम बोले खबर है, हम भी खुद ड्राइव करते पहुंच गए थे भाई। पीआरओ बड़ा अलबेला टाइप का आदमी होता है, उसको सरकारी सुविधाओं से चिंता नहीं होती। हमें किसी तरह साइट पे पहुंचना था, हम पहुंच गए अपनी गाड़ी चलाते हुए, 200 किलोमीटर पहुंच गए वहाँ पे। अब हमारे दोनों की मुलाकात हो गई, वो भी थोड़ा लेट पहुँचे, हम भी थोड़ा लेट पहुँचे। यात्री जो थे वो जा चुके थे, बट गिरी हुई ट्रेन दिख रही थी। तो हमने बोला देखिए ये रेलवे का अचीवमेंट है। बोला क्या एक्सीडेंट में क्या अचीवमेंट है? बोले देखिए को नहीं मरा, कोई मरा नहीं, अचीवमेंट है। ट्रेन गिर गई, कोई नहीं मरा, किसी को सीरियस इंजरी नहीं हुई, ये अचीवमेंट नहीं है तो और क्या है? क्यों हुआ? डिब्बे बदल गए थे, डिब्बे बदल दिया इसलिए नहीं मरा। और उनको खबर क्लिक की, उन्होंने चला दी। अब बाकी चैनल फिर अमित मालवीय के पीछे पीछे, पाइड पाइपर, ठीक है। तो स्टोरी ऐसे, तो पीआर वाला स्टोरीज को ऐसे बिल्ड करता है, कहानी देता। उन्होंने चलाई, सबने चलाई। तो इसमें अधिकारियों के अनुभव साझा कार्यक्रम, अधिकारियों के अनुभव पे पॉडकास्ट, भाई उनके बहुत, अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये पॉडकास्ट होता तो हम बहुत सारी और कहानियां छोटी छोटी बताते, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां होती हैं। मतलब कोई चीज़ मैंने एक बताता हूँ, क्योंकि ऐसा बता देता हूँ, ये हमें वैसे पता चला, इनफॉर्मली पता चला, रेलवे से सीधे जुड़ा नहीं है। वहाँ पे खुसरो बाग है, खुसरो का मकबरा है वहाँ पे। तो वैसे तो एएसआई का वो है, उसको एएसआई परमिट नहीं करती, पर डीएम वगैरह, क्योंकि हमें रेलवे पहले दिन जब हुआ मकर संक्रांति पे, तो कुछ सिचुएशन हम लोगों को लगा कि भाई इस बार मकर संक्रांति पे जो रश था वो मौनी अमावस्या का रश था। आपने जो 22-23 को रश बोला ना सर, वो बेसिकली पोस्ट मौनी अमावस्या रश जैसा था। इस बार जो मतलब पुरानी मौनी अमावस्या का रश, मकर संक्रांति पे हमें 3 दिन ट्रेन चलाते रहना पड़ा, ये तो हमें एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा रश था। और गड़बड़ की हमें एक सेंस हुआ, जो फील हुई, वो कम्युनिकेट हुआ कि ये रहेगा तो हो जाएगा गड़बड़। तो एक पहले होल्डिंग एरिया बनाया गया खुसरो बाग। खुसरो बाग बड़ा सा बाग है जिसमें खूब सारे अमरूद के, आम के पेड़ लगे हुए हैं। खुसरो साहब भी वहाँ पे अपना सो रहे हैं अपनी बेगमों, अपनी माता जी के साथ, ठीक है। तो वो वहाँ है, तो वो एएसआई उसको देता नहीं, पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कहे कि भाई उस स्पेस को लिया गया, बहुत बड़ा एरिया है कि यहाँ पे होल्ड करेंगे, उसके थ्रू ले जाएंगे। पर उसमें अलग अलग गेट्स हैं, जैसे पुराने किलों में गेट होते, तो किला टाइप का है एरिया, आप ये समझ लीजिए। तो उसमें एक तरफ से एंट्री, भाई इस साइड से एंट्री कराएंगे, इस साइड से एग्जिट कराएंगे। वो गेट 10 साल से तो खुला नहीं है, तो कैसे एंट्री एग्जिट कराएंगे? उसको खुलवाने गए तो बड़े बड़े छत्ते, तो जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको बुलाया गया। तो बोला इसमें तो बड़ा ये लगेगा, इसमें क्रेन लगेगी, ये लगेगी। इंसिडेंटली हॉर्टिकल्चर, भाई वो रेलवे के लिए हो रहा था इसलिए पता, और वो जो हॉर्टिकल्चर वाले वहाँ के वो थे ऑफिसर, वो मेरे मित्र हैं। यही मानिकपुर के आसपास से प्रयागराज में पत्ता बेचने शंकरगढ़ बहुत सारे लड़के आते हैं, तो उनको चढ़ा के उसमें से कुछ होते हैं शहद तोड़ने वाले। तो वो होता है जब इन लोग पढ़ाते हैं, तो हमको एक उसके बाद एक क्लास दिखाती कैसे पढ़ाया जाता है। उसमें ऊपर से नीचे से कोविड में ढके रहते थे ना, उस तरह से वो पूरा बोरा वोरा टाइप पहन के नीचे तक वो आदमी जाता है, वो दिखता रहता है उसमें से, तो वो छत्ता तोड़ता है, ये सिखाया जाता है, ठीक है, मधुमक्खी पालन में।
अब पता चला कि वो चढ़ा, बोला एक तो ऊपर बोरा बांधा, एक तो नीचे बांधा, और बोला अच्छा तुम्हें क्रेन चाहिए, बोला क्रेन नहीं भैया, एक तो रस्सी फेंकवा दीजिए उधर से। ठीक, तो उसके 2 साथी लग के रस्सी से ऐसे ऐसे खींचे, वो ऊपर गया, तोड़ा और चला आया। तो आपके लिए तो बहुत सामान्य सी बात है, पर आप ये सोचो सरकारी व्यवस्था में उसका कम से कम 2 लाख रुपया लग जाता। ठीक, पर वो 2000 में ले गया। बोला सारा शहद तो हम ही ले जाएंगे भैया, ये नहीं देंगे हम। तो ये लोग खुश कि हमारी मुसीबत कटी। तो ऐसी छोटी छोटी पॉडकास्ट हो अगर मेरा, तो मैं ऐसी छोटी छोटी चीजें ही बताऊं, इंटरेस्टिंग चीजें, तो मजा आए लोगों को। थैंक्स गिविंग भाई, देखिए अश्विनी वैष्णव यहाँ आ गया, 17,000 से अधिक ट्रेनें चलाई इन्होंने यहाँ पे। प्रेस, इवन इन्होंने प्रेस वालों के साथ भी, जर्नलिस्ट के साथ, देखिए ट्रैकमैन, इनके सबके साथ इन्होंने फोटोग्राफ्स किया, हर आदमी के साथ फोटोग्राफ होता है। वो जस्ट नेक्स्ट डे आए थे, महाशिवरात्रि अंतिम नहान होता है, उसके अगले दिन चले आए रेल मिनिस्टर। अधिकारियों का, हमारे जनरल मैनेजर हैं ये, इन्होंने हर ऑफिसर जो इन्वॉल्व था, पर्सनल एप्रिसिएशन लेटर ही साइन फॉर एवरी ऑफिसर, नॉट ओनली फॉर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे बट फॉर द इंटायर रेलवे फ्रेटर्निटी, जहां से भी ऑफिसर, डॉक्टर्स, आप ये समझिए पूरे देश से डॉक्टर्स, अलग अलग स्ट्रीम के ऑफिसर्स, बस पीआरओ नहीं आया था, पीआरओ हम ही लोग थे, बाकी जगह से मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, जितने स्ट्रीम से 14 डिपार्टमेंट है हमारे, 14 डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आए थे। ये उसी एग्जीबिशन लगाई, दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि भाई नॉर्मली रेलवे एग्जीबिशन नहीं लगाता था, तो अब हमने, हमारा ही अपना विचार था, हमने अपने बॉसेस को कन्विंस किया, सर दिस इज द बिगेस्ट ब्रांडिंग इवेंट, इससे बड़ा तो ब्रांडिंग हो ही नहीं सकता है। और इस एग्जीबिशन में हमें लगता है कि 8-10 लाख लोगों ने इस एग्जीबिशन को विजिट किया होगा, क्योंकि मेला एरिया में थी। इसमें हमने पंबन ब्रिज दिखाया जो नया बना है, अभी नया पंबन ब्रिज बना है, पता है आप लोगों को? भाई वो लिफ्ट होता है और ऐसे होता है, पहले वाला खुलने वाला था सर, अब वो लिफ्ट होता है, सीधे ऐसे लिफ्ट होता है। ये चेनाब ब्रिज है, अंजी ब्रिज है, ठीक, बीच में भारतीय रेल अतीत के झरोके से ये वाला आप देखो, ठीक है, विरासत और विकास का। इसको हमने जितना नहीं ब्रांड किया, हमारे पास समय नहीं था। मेला प्राधिकरण जो है उसको, और योगी जी की जो टीम है, वो आई इसका वीडियो बना के, तो हमने कहा भैया हमें भी वीडियो दे दो, हमारे पास तो जाने का, वैसे हम जा नहीं पा रहे हैं, घर से निकल के स्टेशन पहुंच जाए यही बहुत है, वहां तो तुम ही लोग घूम रहे हो। तो उन लोगों ने उसकी बड़ी अच्छी वीडियो बना के, और इट वॉज वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड। एग्जीबिशन में ये सब देखिए कुछ जो दिखाए अलग अलग जगह, प्रयागराज जंक्शन, ठीक है, ये पूरे ये बोर्ड थे सर, ब्रोशर नहीं थे, वर्टिकल बोर्ड्स थे। इसमें आपकी रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाएं, मुख्य स्नान पर, और ये आपको दिशावार स्टेशन, स्टैंडी 3D बोर्ड्स, वो ठीक है, बड़े बड़े। एग्जीबिशन प्रयागराज छुकी में देखिए वंदे भारत। अब ये जो नीचे है, इसमें ट्रेन में कैसे टॉयलेट शुरू हुआ, भाई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको देने होते हैं जो आ रही है क्राउड। इसीलिए सरकार को ये फील हुआ, जो आज की अमृत भारत चल रही है, अमृत भारत ट्रेन के बारे में सुना है कि नहीं आप लोगों ने? अमृत भारत इस समय नई ट्रेनें हैं, उसमें फैसिलिटीज, वो नॉन AC ट्रेन है, बट फैसिलिटीज आर एट पार विथ वंदे भारत, वैसी फैसिलिटीज हैं, कोचेज एकदम जबरदस्त हैं। अब हम लोग गंदा कर दें, हिंदुस्तानी आदमी गंदगी करने में माहिर होता है। मोदी जी लाख कहें स्वच्छ भारत अभियान, पर स्वच्छ भारत में अभी भी छत से महिलाएं घर में सड़क पे कूड़ा फेंक देती हैं। ये ट्रेनों में शौचालय कैसे हुआ? ट्रेन में पहले ट्रेन में शौचालय नहीं होता था, तो ट्रेनें रुका करती थी, तो उन्होंने शिकायत करी कि भाई उनके पता चला स्टेशन पे उतरे और गार्ड ने ट्रेन चला दी, ड्राइवर ने ट्रेन चला दी, उन्होंने उसका शिकायती पत्र लिखा, और उनकी शिकायती पत्र को हमने ये लगा हुआ है, शिकायत लेटर जो ये बीच में लगा हुआ है, इसमें इस बड़ा होकर दिखेगा भी नहीं, वो छोटी सी स्लाइड है, बट जब वो उनके उस कहानी को हमने उसमें दिखाया, प्लस हिस्टोरिकल ईस्ट इंडियन रेलवे, पुराने कुंभ के प्रयागराज स्टेशन कैसे था, कुंभ में कैसे था, कुंभ में कैसी व्यवस्थाएं होती थी, मतलब 1910, 1920, 1930, ये सारी चीजें। ये 22 लैंग्वेज वाला पैम्फलेट है, ये 22 भाषाओं में ये छपा था। अब ये देखिए प्रिंट मीडिया, जो डायरेक्शन वाइज मूवमेंट आपको बता रहे हैं, ठीक है, अयोध्या से जाने, और हर रोज इस तरह के, मतलब नहान के दौरान अखबारों में ये छपते थे, बैनर्स वगैरह लगे थे अलग अखबारों में, अयोध्या जाने वाली स्पेशल प्रयाग जंक्शन या फराफाबाऊ जंक्शन से मिलेगी, अयोध्या वाले प्रयागराज जंक्शन नहीं आओ, सुबेदारगंज नहीं जाओ, नैनी नहीं जाओ, प्रयाग जाओ। ये ऑडियो पे भी चलता था, अनाउंसमेंट भी होते थे, होर्डिंग्स भी लगी थी, और ये देखिए इंग्लिश में पूरा
इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर स्टेशन एंड फैसिलिटीज और टू रेल पैसेंजर, डू एंड डोंट्स, डायरेक्शन वाइज किस स्टेशन पे कौन सा कलर कोडिंग है, किस जगह से कहां आपको जाना है, ये रेगुलरली छपते रहे। ये स्पेशल मेला ट्रेन का वो है। अब 2 चीजें हैं उसके बाद की, कॉफी टेबल बुक और डॉक्यूमेंट्री। कुंभ कब खत्म हो गया? फरवरी में। हमारा कुंभ कब खत्म हुआ? अगस्त में। ये डॉक्यूमेंट्री और कॉफी टेबल बुक अभी आई। तो एक ये है, इस कॉफी टेबल का एक हम लोगों ने कर्टन रेजर वो किया था। ये रिलीज करते समय बुक रिलीज, अब ई कॉफी टेबल बुक होती हैं, बट मतलब ये हम लोग काम करते रहते हैं कॉफी टेबल बुक्स पे, अब ई होती है, पर मतलब इसके थोड़ा थोड़ा बाकी ई बुक हमारी अपलोडेड है साइट पे। जी हम रिटायर हो रहे थे पिछले महीने, तो हम भाई उनके जाने के पहले तो कर ही देना है, क्योंकि नए को फील नहीं होती। उसने कुंभ देखा ही नहीं तो उसको फील क्या होगी? एनॉर्मिटी की फील तो तब होगी जब हमने जिया। अभी भी मैं बोल रहा हूं तो मैं वही फील कर रहा हूं, मैं उसी दौर में हूं। आप शायद पता नहीं जुड़ पाए कि नहीं जुड़ पाए, मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूं उससे। ये जो उसके, ये देखिए इतनी भाषाओं में छपा था। मजेदार फैक्ट बताता हूं, ये पूरे जो 1.5 महीने 2 महीने का था, पूरे उस सेक्शन में और आसपास 0 डिफेक्ट था, मतलब फ्लॉलेस। फ्लॉलेस मतलब कहीं कोई गड़बड़ नहीं रेलवे की हुई। डॉक्यूमेंट्री आई, काफी लंबी है, 15 मिनट में बोर हो जाएंगे आप लोग, बट नहीं होंगे। दरअसल इसका 2 पर्पस होता है डॉक्यूमेंट्री और किताबों का, कि आने वाली पीढ़ियों को यह पता चले कि कैसे हो। आप ऐसे समझ लीजिए, हम अपने को मानते हैं हिंदुस्तानी आदमी नॉर्मली हेरिटेज और आर्काइव्स को संभालने में बड़ा वो है। हम लोगों के घर में अपने पूर्वजों की फोटो नहीं होती है। आप अगर ज्यादातर लोगों से पूछे तो उनको 3 पीढ़ियों के नाम नहीं पता होंगे, अपने बाबा तक शायद पता हो, बाबा और बाबा का नाम नहीं पता होगा। ऐसे में हम किसी इतने बड़े आयोजन को कैसे वो कर लें, ठीक है। और आप ये सोचिए इसकी डॉक्यूमेंट्री की तैयारी कब शुरू हुई होगी, जो 1.5 साल पहले जो चीजें तैयारी हो रही थी, जो उनके सारे की वीडियोस क्लिप्स रखी जा रही थी। उस समय ना तो सोशल मीडिया एजेंसी थी, तो हमारे शाश्वत जी भी हमारे साथ नहीं थे, ठीक है। तो सारी चीजें हम लोग बटोर के पीआर में स्टॉक में रख रहे थे। इंस्टेंटली कुंभ के दौरान वो एजेंसी जिसने बनाई, उसके लोग हमसे मिलने ही नहीं आ पाए, पर जो एजेंसी थी वो मल्टीपल डिपार्टमेंट, तो निकल के आ ही नहीं पाए। शॉर्ट्स हमने इनके यूज किए, कुछ हमने अपने खिंचवाए, कुछ उन्होंने भी लिए, बट हमसे इंटरेक्ट ही नहीं कर पाए, हमारा आइडिया क्या है। तो जब पूरी स्क्रिप्ट वो बना के लाए और उन्होंने पहला हमें रफ कट भेजा, तो मैंने कहा इसको ले जाके फेंक दो, गंगा जी के संगम में डुबो दो, तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री अब नहीं बनेगी। तो ये पूरी डॉक्यूमेंट्री जितनी मुझे कॉफी टेबल बुक में जो पूरी बनी, कॉफी टेबल बुक ज्यादा मेहनत का काम होता, पर उसमें जितनी मेहनत नहीं लगी, उससे ज्यादा मेहनत मुझे इस डॉक्यूमेंट, क्योंकि मुझे एक अभी भी मैं कहूं तो मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, क्योंकि फिर समय नहीं था। जीएम रिटायर हो रहे थे, हमें उसके पहले लॉन्च करनी थी, तो और थोड़ी लंबी हो गई, हम इसको थोड़ा सा और कम करना चाहते थे, बट हो गई, क्योंकि मल्टीपल जो सरकारी सिस्टम में मल्टीपल, हर जगह मल्टीपल सिस्टम लोग होते हैं, मल्टीपल लेवल पे उनका। तो हमने इस चीज को कोशिश कर करके चीजें ली, और 1.5-2 साल से जो हम तैयारी कर रहे थे उसको इसमें डाला। तो और सर ने जो बोला फीडबैक, ये फीडबैक्स हमने जो जाती थी, हम नॉर्मली हमारे अब शाश्वत जाएंगे अगर हमारे लिए फीडबैक लेने, तो ये ढूंढेंगे कि अच्छा फीडबैक दे, पर इनको मैं बोलता हूँ और गाली वाला भी लेकर रख लेना। बोला ना, क्यों बोला कि कहीं किसी हमारे अफसर को गलत फहमी हो जाए कि वाकई फूलने लगे, तो वो दिखा देना। भाई इंटरनल पीआर के लिए वो जरूरी है कि देखो तुम्हारी असली हैसियत ये है, इसको देख लो, अब काम कैसे करना है ये समझ लो। तो ये एक्चुअल सिनेरियो है। तो पर ये जो फीडबैक्स, उसमें ऑर्गेनिक फीडबैक्स हमने निकाले,
और ऑर्गेनिक फीडबैक्स हमने देखिए, उसमें हमारे पास तो दूसरे लैंग्वेजेस के भी थे, पर हमने दो चुने, एक बिहार का शुद्ध गंवई परिवेश का आदमी और एक बंगाली महिला, इनके फीडबैक्स ही हमने लिए। आप उसको अभी देखिए। श्रद्धालु भी इस व्यवस्था की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। हमारा नाम उदय कुमार यादव है और हम कोरमा के रहे निवासी हैं और कल्याण राज्य हमने 2 दिन में नहाए गए और यहाँ के व्यवस्था देखो मैं दिल करके बोल रहा हूँ। पूरे से अच्छी खुशी की बात है यहाँ के जो मैनेजमेंट हो वो बहुत तगड़ा है लोग और लाजवाब हो। यहाँ के जो पुलिस कर्मी हो वो बहुत ही सहयोगी हो, बहुत अच्छे से व्यवहार हो और हमारे तरफ से रेलवे रोड के लिए अब आप ये फीडबैक और ये एक्सप्रेशंस आप इनऑर्गेनिक में नहीं पा सकते। इनऑर्गेनिक में वो आपको वैसे स्टैटिक होके बोलेगा। मुस्कान खुद बयां कर देती थी कि भारतीय रेल के प्रयासों ने उनकी तीर्थ यात्रा को कितना सहज बना दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है कर्णिमा भट्टाचार्य। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो मैं आई हूँ ये महासमोत्सव में इधर और प्रयागराज स्टेशन से अभी मैं बाहर हूँ। इनका व्यवस्था रेलवे इतना अच्छा है, साफ सुथरा। आप ये जिस जगह ये क्राउड देख रहे हैं ना, पोस्ट मतलब ये लगभग 5 और 6 फरवरी को यहाँ पे स्टैंड स्टिल था, मतलब 1 इंच चलने की जगह नहीं थी, मतलब इस जगह पे स्टेशन के बाहर, क्योंकि हम स्टेशन में एंट्री नहीं दे पा रहे थे, इतनी क्राउड थी। होता क्या, देखिए एक टेक्निकल इशू है, हमारे पास 4-5 डायरेक्शंस में अलग अलग स्टेशन से ट्रेन चल रही थी। ये थैंक्स गिविंग का लास्ट है। होता क्या, सरकारी डॉक्यूमेंट्री बड़ा बनाना चैलेंजिंग काम होता है। जो अमूमन बनती है डॉक्यूमेंट्रीज, आप सरकारी कहीं देखेंगे तो उसमें कोई आदमी खड़ा होकर बोल रहा है, 2-4 कुछ शॉट चल गए तो वो बोलता रहा पूरे में। तो हम लोगों की और ऐसे ही बन के डॉक्यूमेंट्री पहली आई थी, तो उसको चेंज करना, इमोशंस डालना, बिना इमोशंस, एक चीज समझ लीजिए, पूरा आपकी पूरी पत्रकारिता आपको जो करनी है, आप फिल्म मेकिंग में जाना है, आपको किसी तरीके के जर्नलिज्म में जाना है, जो चीजें एक बिकती है और जो चलती है जब तक इंसान रहेगा तब तक चलती रहेगी, वो होते हैं इमोशंस। अगर प्रिंट में जाना है और फ्रंट पेज एंकर स्टोरी रेगुलर छापनी है, फ्रंट पेज एंकर पता है, फ्रंट पेज की एंकर नीचे की स्टोरी, पहले पन्ने की सबसे नीचे की स्टोरी जो एकदम गाड़ के, ठीक है, वो स्टोरी अगर वो आपको छापना है, जो सबसे मतलब या तो लीड स्टोरी सबसे इंपॉर्टेंट हो, पहली स्टोरी, या एंकर हो, 2 स्टोरीज, बाकी अंदर की छपी खबरों पे वो नहीं होता। अगर ये होना है तो आपको सबसे लीड स्टोरी तो फैक्ट बेस्ड होती है, ठीक, वो कभी मिलेगी, बट इमोशंस हमेशा चलेंगे। तो इमोशंस के बिना ना कोई फिल्म बन सकती है, ना कोई डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, ना कोई कहानी बन सकती है, और ना पत्रकारिता का करियर चल सकता है। धन्यवाद आप लोगों को।